रवि और नीतू अपने छोटे से घर में रहते हैं। रवि का ऑफिस से लौटना और नीतू उसे पानी देती है। रवि मुस्कुराते हुए, नीतू, आज बहुत थकान हो रही है। चाय बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नीतू चाय बनाने जाती है। इतने में फोन की घंटी बजती है। नीतू फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसके पिता सुरेश हैं। सुरेश घमंड भरे स्वर में, नीतू, कल हम लोग आ रहे हैं। तुम्हारे ससुराल वालों को भी बता दूं कि उनकी इज्जत दांव पर है। पापा, यहाँ ससुराल वाले नहीं हैं। आप और मम्मी आ जाइए, हम आपसे मिलकर खुश होंगे। अच्छा, तो रवि को बता देना कि उसकी औकात क्या है। हम वहाँ आ रहे हैं। नीतू फोन रख देती है और चिंता में डूब जाती है। रवि उसके पास आता है। रवि, क्या हुआ नीतू? कौन था? पापा का फोन था, वो लोग कल आ रहे हैं। ओह, ठीक है, लेकिन तुम इतनी चिंता में क्यों हो? पापा बहुत घमंडी है, उन्हें तुम्हारे साथ मेरा ये सादा जीवन पसंद नहीं आएगा। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हम अपनी इज्जत और प्यार से उनका स्वागत करेंगे। अगले दिन सुरेश और सुमित्रा घर आते हैं। सुरेश का स्वभाव अहंकार से भरा हुआ है, जबकि सुमित्रा शांत और सौम्य है। सुरेश इधर उधर देखते हुए, ये है तुम्हारा घर, इतना छोटा और साधारण। जी पापा, ये हमारा आशियाना है। यहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है। सुरेश तंज कसते हुए, सुकून? तुम्हारी औकात से ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता। नीतू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुमित्रा बात को हल्का करने की कोशिश में, घर कैसा भी हो, अगर प्यार है तो वही सबसे बड़ा है। प्यार से पेट नहीं भरता। नीतू, तुमसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे। पापा, मैंने हमेशा आपसे सीखने की कोशिश की है, लेकिन जीवन साथी के साथ संतुष्टि और प्रेम सबसे बड़ा धन है। ये सब बातें मेरे सामने मत करो। रवि यह सब शांत भाव से देख रहा होता है। रवि धीरे से, पापा, मैं जानता हूँ कि मैं आपके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि नीतू को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? सुमित्रा शांत स्वर में, सुरेश, रवि सही कह रहा है, हमें इनकी खुशियों में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना नीतू, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कुछ महीनों बाद सुरेश को बिजनेस में भारी नुकसान होता है। वो मानसिक रूप से टूट जाता है। सुमित्रा चिंता में, सुरेश, हमें अब नीतू और रवि से मदद लेनी चाहिए। नहीं, मैंने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे माफ नहीं करेंगे। नहीं, नीतू और रवि बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुरेश अंततः मान जाता है और नीतू को फोन करता है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी था। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। रवि और नीतू सुरेश और सुमित्रा को अपने घर ले आते हैं। सभी मिलकर परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। सुरेश के मन का घमंड खत्म हो जाता है और वो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करने लगता है। सुरेश भावुक होकर, रवि, नीतू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज मैं समझ गया हूँ कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि परिवार और प्यार है। पापा, आपके इस बदलाव से हमें बहुत खुशी हुई। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और इस छोटे से घर में बड़े दिल से जीऊंगा। सभी एक साथ हंसते और खुशी से रहते हैं। एक गांव था, नाम था धर्मपुर। सड़क पर जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सुमन, एक जवान लड़की, अपने घर के बाहर खड़ी है। उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत पाई है मैंने।
पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या होगा अब? अचानक से उसकी दोस्त राकेश साइकिल पर आता है। अरे सुमन, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? राकेश, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जरूरी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुमन, तुझे पता है ना कि गांव के सरपंच की नजर तुझ पर है। अगर तू चाहे तो। चुप कर राकेश, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर ऐसे लोगों के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। सुमन का घर, जहाँ उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। माँ चिंतित स्वर में, सुमन, हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। सुमन, माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमन जाकर दरवाजा खोलती है और सामने राजू खड़ा है। राजू गांव के एक नामी परिवार का लड़का है। राजू मुस्कुराते हुए, नमस्ते सुमन, कैसे हो आप लोग? नमस्ते राजू जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे आपके पिताजी की हालत के बारे में पता चला। मैं मदद करना चाहता हूँ। लेकिन राजू जी, हम ये मदद कैसे ले सकते हैं? इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपकी शादी अगर मेरे साथ हो जाए तो मेरे पिताजी यानी आपके ससुर जी आपके पिताजी का इलाज करवा देंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी शर्त पर शादी नहीं कर सकती। सुमन, मेरे पिताजी बड़े पैसे वाले हैं। आपके पिताजी का इलाज चुटकी में हो जाएगा और फिर मैं भी आपको पसंद करता हूँ। सुमन अकेले में सोच रही है, क्या करें? एक तरफ पिता की जान, दूसरी तरफ अपनी आत्मसम्मान। क्या मैं अपनी आत्मसम्मान को बेचकर पिताजी की जान बचा सकती हूँ? क्या ये सही होगा? सुमन की आंखों में आंसू आते हैं, पर वह खुद को संभालती है। गांव के चौपालोपाल पर गांव वाले बैठे हैं। सुमन और राजू के परिवार वहां पहुंचते हैं। भी राजू के पिता गर्व से, आज मेरा बेटा जो फैसला लिया है वह सही है। हम सुमन को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं और उसका पिता जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। रुकिए, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी का इलाज जरूरी है, लेकिन मैं अपनी आत्मसम्मान को गिरवी रखकर ये नहीं कर सकती। गांव वाले और राजू के परिवार वाले सब हैरान रह जाते हैं। सुमन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तुमने सही फैसला लिया है, लेकिन याद रखना हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। धन्यवाद राजू जी। सुमन अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तभी गांव के कुछ लोग आकर सुमन के पिताजी के इलाज के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। सुमन, तुमने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। हम सब मिलकर तुम्हारे पिताजी का इलाज करवाएंगे। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन आंसू पूछते हुए, धन्यवाद आप सबका। सुमन के पिताजी का इलाज होता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। सुमन मन में सोचती है, सच्चा धन वही है जो दिलों में बसा हो, न कि जेब में।